स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं हेल्थ केयर क्लास 12th सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर अंत तक बने रहें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करते जाएं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में, यानी कि प्रतिरक्षण के बारे में, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि प्रतिरक्षा क्या है। तो बच्चों, प्रतिरक्षा एक जैविक प्रक्रिया है जो संक्रमण, बीमारी या अन्य अवांछित जैविक हमलावरों के पर्याप्त जैविक रोग को प्रतिरोध करती है, यानी कि बीमारी को फैलने से रोकती है। साथ ही प्रतिरक्षा प्रणाली खुद को हर बीमारी के अनुकूल बना लेती है। तो इस तरह से प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर के अंदर अवांछित जैविक बीमारियां होती है, उन सभी को संक्रमण को फैलने से क्या करता है, बचाता है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जाम के लिए। वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं कि प्रतिरक्षा जो होते हैं दो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जन्मजात प्रतिरक्षा और दूसरा होता है अनुकूलित प्रतिरक्षा। अब हम बात कर लेते हैं कि जन्मजात प्रतिरक्षा क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जन्मजात प्रतिरक्षा के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जन्मजात प्रतिरक्षा किसी भी बाहरी उत्तेजना या पिछले संक्रमण के बिना शरीर में होती है। वहीं जन्मजात प्रतिरक्षा जन्म के समय से ही शरीर में मौजूद होता है। तीसरा कह रहा है कि जन्मजात प्रतिरक्षा संक्रमण से बचने के लिए प्रथम रक्षात्मक पंक्ति है। और जन्मजात से प्रतिरक्षा शामिल रहते हैं, जैसे कि हमारी त्वचा, पेट का अम्ल, लार, आंसू, मंड और नाक में बलगम, ये सभी हमारे क्या होते हैं कि जन्मजात से हमारे प्रतिरक्षा में शामिल होते हैं। हाँ, अनुकूलित प्रतिरक्षा के बारे में जानेंगे तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अनुकूलित प्रतिरक्षा जो होती है हमारी बाहरी तंत्र से दिया जाता है, जैसे कि सभी टीकाकरण यानी कि वैक्सीन। तो अनुकूलित प्रतिरक्षा दूसरी रक्षात्मक पंक्ति है। अनुकूलित प्रतिरक्षा जो होती है हमारे शरीर के टीकाकरण के आधार पर संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि एंटीबॉडी का निर्माण संक्रमण जीवों के प्रतिरक्षा से शरीर में होता है और ये विशेष प्रकार के वायरस से जाते हैं और हमारे शरीर में संक्रमित होने से रोकने के कार्य करते हैं। तो एंटीबॉडी से क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती है उन्हें उनका बचाव करती है। वहीं आप जो दूसरा है, इसका उदाहरण है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैक्रोफेज एक ऐसी विशेष यानी कि रक्त कोशिकाएं हैं जो सीधे हमला करती है और संक्रमण जीव को नष्ट कर देती है और उनका पाचन करती है ताकि वे भविष्य में रोग पैदा ना कर सके। तो मैक्रोफेज का काम क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी संक्रमण होते हैं उन सभी को मार देते हैं और जिससे आगे हमारा कभी इस प्रकार का दिक्कत ना हो। अब हम बात करने वाले हैं आगे, जो हमारा प्रश्न है वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। तो टीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, टीका जो है एक वैक्सीन यानी कि जीवों के शरीर के उपयोग करके बनाया जाता है और साथ ही जिसके प्रयोग से शरीर के किसी भी रोग को आने के ठीक किया जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस में टीके का बहुत देर से खोज किया गया था और इससे क्या होता है, हमारे शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता को आने की बढ़ा देता है ताकि हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी पावर है वो ज़्यादा हो सके। वहीं रोग विरोधी टीके के लिए जो ये अन्य काम में लाया जाता है उन्हें वैक्सीन टीका कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टीकाकरण के बारे में। तो किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका यानी कि वैक्सीन कहते हैं तथा यह प्रक्रिया टीकाकरण कहलाता है। तो भारत में टीकाकरण की शुरुआत कब हुई मेरे प्यारे बच्चों, तो 1995 में भारत में टीकाकरण की शुरुआत हुई। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 1995 में भारत में टीकाकरण की शुरुआत हुई। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण में क्या अंतर है। तो टीकाकरण के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तकनीकी तौर पर टीकाकरण का उपयोग एक टीका देने के लिए किया जाता है जो वास्तव में टीके के इंजेक्शन लेना या बूंदे पीना है। जबकि प्रतिरक्षीकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रतिरक्षीकरण एक ऐसा पद है जो टीका लेने तथा टीका लेने के परिणाम स्वरूप
रोग के प्रति प्रतिरक्षी बनने की प्रक्रिया है, उसे ही प्रतिरक्षाकरण कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टीकाकरण के। निम्नलिखित बीमारियों के लिए टीका दिया जाता है, जैसे कि डिप्थीरिया, टिटनेस, काले खांसी, पोलियो, मम्पस, रूबेला, हेमोफीलिया इन्फ्लुएंजा, उसके अलावा भी खासरा, हेपेटाइटिस बी, कोविड-19, एचएमपीवी वायरस, इनके बारे में हो सकता है आप लोग को फाइनल एग्जाम में एचएमपीवी वायरस के बारे में पूछा जाए। एचएमपीवी। तो ये वायरस सबसे पहले 2001 ईस्वी में कहाँ पे, नीदरलैंड में आया था और चाइना में विशेष रूप से हमला किया, जबकि भारत में कुछ एरिया में ही देखने को मिला है। इससे हमारे शरीर के फेफड़े और श्वसन प्रणाली है वो उसमें हमारी समस्याएं आती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम यहाँ पे कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, जिसमें से कह रहा है सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहिए कि सर्वप्रथम 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर द्वारा टीका यानी कि वैक्सीन की खोज की गई। वहीं डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया टेटनस पर्टुसिस होता है, इसका पूरा नाम होता है। और टीकाकरण के दुष्प्रभाव क्या है, अगर यदि इसका दुष्प्रभाव तो हम लोग भी जान लेते हैं। तो टीकाकरण के समान दुष्प्रभाव इंजेक्शन लगाने के स्थान पर लालिमा होना, छिलना या फिर छिलन होना तथा हल्का बुखार आना। टीकाकरण से व्यक्ति को ये सब समस्याएं आ सकती है। टीकाकरण का महत्व क्या है, तो टीकाकरण जो है रोगों के प्रसार को रोकता है, सबसे पहले आप लोग को आना चाहिए। वहीं टीकाकरण समय और पैसे की बचत करता है। दूसरा है टीकाकरण भविष्य को सुरक्षित करता है। और तीसरा है चौथा है कि टीकाकरण की मृत्यु दर को कम करता है। मतलब टीका वैक्सीनेशन से क्या होता है, हमारा शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, व्यक्ति की मृत्यु की दर में कमी आती है। इसके अलावा टीकाकरण बच्चों को अधिक समय और अधिक स्वस्थ और दुरुस्त बनाता है, मतलब कि उनके शरीर को रोग से मुक्त करता है। साथ ही टीकाकरण लंबे जीवन काल को बढ़ावा देता है, यानी कि हमारे जीवन काल को बढ़ाता है टीकाकरण। तो इस तरह से टीकाकरण हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान है। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि वैश्विक टीकाकरण क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वैश्विक टीकाकरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एक आबादी में कुछ रोगों को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर जीवन के प्रथम वर्ष के शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं के जीवन सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण वैक्सीन का उपयोग करना तथा भौगोलिक प्रसार एवं क्षेत्रों की विविधता को कवर करने के लिए चलाया गया वैश्विक अभियान वैश्विक टीकाकरण कहलाता है। अर्थात विश्व स्तर पर बीमारियों से लड़ने के लिए, बीमारियों को खत्म करने के लिए जो अभियान चलाया जाता है, उसे ही वैश्वीकरण टीकाकरण कहते हैं, यानी कि वैश्विक टीकाकरण कहते हैं। वहीं यूआईपी का पूरा नाम आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, यानी कि वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम होता है। इसके अलावा अगर यदि आप लोग से पूछा जाए कि ओपीएल का पूरा नाम क्या है, तो ओपीएल मतलब आप लोग को याद होना चाहिए, ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। और डीपीटी का पूरा नाम क्या होता है, तो डिप्थीरिया टिटनेस परटूसिस होता है। और वहीं भारत में यूआईपी यानी कि 1985 में गतिशील हुआ और जिसे उसे 1989-90 में पूरे भारतवर्ष में फैल गया। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि ट्रिपल एंटीजन क्या है, तो डिप्थीरिया, टिटनेस और परटूसिस को ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। किसको? डिप्थीरिया, टिटनेस और परटूसिस को क्या कहा जाता है? ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पैरावेरिट क्या है? तो इसमें डीपीटी प्लस हेपेटाइटिस बी टीका प्लस हीमोफिल्स बी के लिए टीका शामिल होना। साथ ही वर्तमान में भारत में मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निम्नलिखित निवारणीय रोगों के लिए वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से लगाए जाते हैं। आप लोग को पता होना है, तापेदिक जैसे टीबी बीमारी में पोलियो माइलेसिस, वहीं पे डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी, खासरा, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, ऐसे कई टीके हैं जो कि लोगों को लगाए जाते हैं। और इन सभी टीका का काम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जापानी मस्तिष्क ज्वार, इन सभी टीके का काम होता है रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना, ताकि इससे व्यक्ति के शरीर में रोग से छुटकारा मिल सके। वहीं वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम के मुख्य घटक क्या है? मानव संसाधन सुरक्षा योजना, सूक्ष्म योजना, क्षमता निर्माण, रसद प्रबंधन, पर्यवेक्षण और निगरानी करना, कार्रवाई के लिए आंकड़े की जानकारी देना, सामाजिक प्रेरणा
वित्तीय संसाधन और समन्वय काल और परिवेश और अन्य प्रकार के बाल स्वास्थ्य जैसे कि के बारे में जानकारियाँ देना। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं पल्स पोलियो टीकाकरण का कार्यक्रम के बारे में। तो पल्स पोलियो भारत सरकार द्वारा 1995-96 में यानी कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोलियो वायरस के खिलाफ टीकाकरण द्वारा भारत से पोलियो उन्मूलन करने के लिए यानी कि भारत में पोलियो को समाप्त करने के लिए चलाया गया था और ये एक टीकाकरण अभियान था। साथ ही भारत में टीकाकरण के विस्तारित कार्यक्रम के साथ 1978 में पोलियो के खिलाफ टीकाकरण आरंभ किया गया था। वहीं आप लोग को बता दें कि वर्ष 1984 तक यह लगभग 4% शिशुओं को मौखिक पोलियो यानी कि ओपीवी मुंह में जिस पिलाया जाता है उसको ओपीवी की 3 खुराकें देकर सफल रहा। आगे आगे भी मेरे प्यारे बच्चों 1985 में वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया था, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वहीं 1988 में सुरक्षित बाल एवं मातृत्व उत्तरजीविता कार्यक्रम और 1997 में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के मांग बनाया गया। वर्ष 2012 में WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। इसके अलावा हैंडवाश दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वहीं हाथों की स्वच्छता दर कितनी होनी चाहिए? 20 से 30 होनी चाहिए। सामुदायिक अस्पताल में बेडों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 30 से 50 होता है, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही और प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि और भी बच्चे हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। तो आज के इस प्रश्न में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी प्रश्नों को हल करेंगे।